नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि भाजपा की पिछली सरकार ने 2019 में एक योजना लागू की ताकि हर आदमी को कैशलेस उपचार मिल सके, चाहे वो सरकारी अस्पताल है, चाहे गैर सरकारी है, चाहे मेडिकल कॉलेजेस हैं, चाहे पीजीआई है, चाहे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़ में स्थित है जो। लेकिन हुआ क्या है, सत्ता पलटते ही अब कैशलेस जो सुविधा थी, निजी अस्पताल धीरे धीरे हाथ पीछे खींचने लगे हैं। उसका कारण यह है कि सरकार द्वारा उनको भुगतान नहीं किए जा रहे हैं, जबकि 45 दिन के क्रेडिट की शर्त पे निजी अस्पताल इनके साथ इन पैनल हुए थे। वहीं जो राज्य के सरकारी अस्पताल हैं, ऑपरेशन आदि के लिए वो जो सामान लेते हैं वेंडर से, उनकी पेमेंट का भी नहीं कर पा रहे। बड़ी मुश्किल से पेमेंटें हो रही हैं, धीरे धीरे हो रही है, लंबे अंतराल के बाद हो रही हैं। तो अभी निजी अस्पतालों ने एक यूनियन का, अपना एक संघ का गठन करके निर्णय लिया है कि वो कैशलेस उपचार अब बंद करने जा रहे हैं। और इससे लोगों को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि लोग रुक करते हैं 5 लाख रुपए तक का, उनको 3 साल के लिए उपचार फ्री है, पूरी तरह से कैशलेस। आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या कांग्रेस इस योजना को बंद करने जा रही है, या फिर इस योजना के लिए कब वो धन जारी करेगी जिससे चल पाए। तो आज हमारे साथ इस चर्चा में भाग ले रहे हैं कांग्रेस के राज्य प्रवक्ता हैं संदीप सांख्यान जी, वो हमारे साथ जुड़े हैं। भाजपा के राज्य प्रवक्ता विवेक शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता चंद्रकेश आहिटा जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं सबसे पहले विवेक जी के पास जाऊंगा। विवेक जी, ये योजना आपके समय में चली थी, आयुष्मान भारत योजना का ही विस्तारित रूप था ये, क्योंकि लेफ्ट आउट जो लोग थे उनको शामिल करना था, और काफी पॉपुलर योजना हुई। लाखों लोग हर साल इस योजना का लाभ लेते हैं। लेकिन अब ये योजना बंद होने के कगार पे आ गई हुई है, और आपकी पार्टी की तरफ से भी कोई इसके लिए कोई विरोध नहीं किया जा रहा है कि क्यों सरकार इस योजना के लिए चिंतित नहीं है। तो इस योजना का क्या हल होगा? लोग परेशान हो रहे हैं इस समय जी। नमस्कार राजीव जी। 5 अगस्त को हमने इस विषय को लेकर के एक प्रेस वार्ता की थी। वह जी सरकार को आगाह किया था, वह सचेत भी किया था कि इसकी पेमेंट्स ना होने की वजह से जो चिकित्सक हैं वो इस विषय को लेकर के परेशान हैं, और वो आदमी जो आम सामान्य व्यक्ति है उसके साथ टाल मटोल कर रहे हैं। तो कृपया सरकार इसके ऊपर अपना ध्यान दे। लेकिन हम इंतजार में थे कि सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आ जाए या कोई आ जाए, अन्यथा हम पूरी तरह तैयार हैं कि हमें इसके ऊपर क्या एक्शन लेना है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमरा चुकी हैं, स्थिति खराब है, वो दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जो इसके लिए सीधे तौर पर उत्तरदायी हैं, वो अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। इस विषय को लेकर के जी हमने पहले भी इनको सचेत किया है और आगाह किया है। अब काम कैसे करना है ये सरकार को देखना है। हम तो एक विपक्ष के नाते अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निर्वाह कर रहे हैं जी। जी। तो इस योजना के पीछे आपकी सरकार की मंशा यही थी कि आयुष्मान भारत में जो लोग छूट चुके हैं उनको शामिल किया जाना है। एक नॉमिनल सा इसका वो रखा गया, 1,000 रुपए में 3 साल के लिए फैमिली फ्लोटर दिया जाता था, 5 लाख रुपए का, तो लोगों को लाभ होता था। लेकिन अब लाभ अचानक रुक गया है, क्योंकि निजी अस्पताल बिल्कुल अब पेशेंट लेने से कतरा रहे हैं, और क्योंकि उनके करोड़ों रुपए के भुगतान सरकार के पास लंबित हैं, और सरकार की इतनी भी दयनीय हालत नहीं है कि वो इन भुगतानों को ना कर सके, क्योंकि इस योजना का जो क्रियान्वयन है वो किया जा रहा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत। तो कहीं ना कहीं ये या तो सरकार की खामी है, ब्यूरोक्रेसी इसमें खलल डाल रही है इस योजना को जी। ऐसा है कि सरकार, हमारी जब जयराम जी की सरकार थी, हमारा हमेशा ये प्रयास रहा कि जो लोग किसी तरह से किसी केंद्र की योजनाओं से वंचित रह जाते हैं, किसी भी हैं, चाहे वो आयुष्मान भारत योजना में वंचित रहे हों या अपना उजाला योजना में वंचित रहे हों, उन्हें प्रदेश अपने खाते से, अपने तरीके से उनको वो लाभ पहुंचाए। ये जो हिमकेयर योजना है ये भी उसी का ही एक हिस्सा था। लेकिन अब ये इसको क्यों नहीं चला पा रहे हैं, इसका उत्तर मेरे से बेहतर तो मुझे लगता है कांग्रेस के लोग दे पाएंगे कि इसमें उनको क्या दिक्कत आ रही है और क्या परेशानी है। ये बनी हुई थी, व्यवस्था बनी हुई थी, इसमें कोई मतलब कोई भूल चूक का प्रश्न नहीं था, कुछ परिवर्तन नहीं करने की आवश्यकता नहीं थी सिर्फ। और जहां तक प्रश्न आता है धन के अभाव का, वो
धन के अभाव को कैसे हैंडल करना है वो प्रदेश सरकार को देखना है। उसे प्रदेश सरकार को कुछ सुझाव चाहिए तो हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन नाकामी किसकी है? ये योजना लड़खड़ाने लगी है अब। नाकामी नाकामी तो ब्यूरोक्रेसी की है कि सरकार की इच्छा शक्ति की है? आप क्या आकलन करते हैं विपक्ष? अभी क्या सरकार की इच्छा शक्ति ही की कमी रहती है। अधिकारियों से काम लेना तो सरकार का काम है। अगर सरकार अधिकारी तो अड़चन क्रिएट करते हैं, वो हमारे समय में भी करते थे, ऐसा नहीं है कि तब नहीं करते थे, लेकिन इच्छा शक्ति मजबूत हो, सख्ती से काम लेने का स्वभाव हो तो सब चीजें सरल हो जाती हैं। जी जी सांख्यान जी, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, लेकिन अब लड़खड़ाने लगी है क्योंकि धन उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है इस योजना के लिए। जबकि स्वास्थ्य विभाग में ऐसी कोई कमी नहीं है, बजट में भी प्रावधान अच्छा किया गया है। वहीं ये कहीं ना कहीं इससे लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि अब कुछ उपचार ऐसे हैं कि हमारे सरकारी अस्पताल इतने सक्षम नहीं है और वहां पे भीड़ बहुत ज्यादा है। तो लोग निजी अस्पतालों को, जो इनपैनल हॉस्पिटल है, लगभग 287 हॉस्पिटल इनपैनल है, जिसमें सरकारी, गैर सरकारी, आधे गैर सरकारी भी हैं इस समय, जहां पे सर्जरी होनी है, मेजर इलाज होने हैं। तो उसके लिए अब गैर सरकारी हॉस्पिटल धीरे धीरे पीछे हट रहे हैं क्योंकि उनके करोड़ों रुपए के भुगतान लंबित हैं। तो इस योजना ये चली रहे और लोगों को लाभ मिलता रहे, भले ही ये भाजपा सरकार के समय में चली हुई योजना है, लेकिन अगर इसको बंद करना तो फिर पूरी तरह बंद कर दिया जाए, ऐसे ना किया जाए। 8 माह से खिलवाड़ चल रहा है इस योजना के साथ, सांख्यान जी। सर, ऐसा नहीं है कि सरकार की इस योजना को बंद करने की कोई मंशा है। देखिए, ये योजना एक जनहित में शुरू की गई योजना है। बहुत सी योजनाएं हैं जो हमारे योजना आयोग से चल के उसको हमारी जो सरकारें हैं उसको क्रियान्वित करती हैं, उनको फॉलो करती हैं। केंद्र सरकार के बाद उसको प्रदेश की सरकारें जो हैं उस योजना को आगे बढ़ाती हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि इसमें 200 से ज्यादा थोड़े से अस्पताल हैं, जो सरकारी अस्पताल हैं, जो इसके अंदर एम्पैनल हैं, और 50 से ज्यादा ऐसे अस्पताल हैं, निजी अस्पताल हैं, जो इस योजना के अंतर्गत जो हैं वो एम्पैनल्ड हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी जो वर्तमान इस योजना के अंदर जो आप कह रहे हैं कि को बिलों की कोई पेंडेंसी पड़ी है, उसके लिए मैं कहता हूं कि जो हमारी जो सरकार का जो इसके लिए जो प्रायोजन किया जाना है, वो सारी के सारी जो फाइल है वो हमारे वित्त मंत्रालय, वित्त विभाग के पास पड़ी है। अभी कुछ दिन पहले, मेरे ख्याल में 3 हफ्ते पहले वहां पे फाइल गई है। बीच में क्या हुआ है कि थोड़ा सा आपदा का दौर आ गया है, तो हिमाचल प्रदेश की जितनी भी व्यवस्था है, वो चाहे इस योजना की बात करें, चाहे अन्य योजनाओं की बात करें, वो सारी के सारी चरमरा गई है। देखिए, नेचुरल कैलेमिटी है, उसकी वजह से वो जो हमारा 10,000 से लेकर 12,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, उसको देख के सरकार और जो जितना भी हमारी ब्यूरोक्रेसी है, ऐसा नहीं है ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही, ब्यूरोक्रेसी भी सरकार के आदेशानुसार काम कर रही है। लेकिन ये जितना भी नेचुरल कैलेमिटी डिजास्टर जो हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ है, उसकी वजह से थोड़ा सा इसमें देरी हो रही है। और दूसरे, इस योजना के बारे में मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि इसके अंदर जो पूर्व में जो सरकार, भाजपा की सरकार रही है, तो उन्होंने जो इसके लिए वित्त व्यवस्था जो अपने बजट में किया था, वो 297 करोड़ के आसपास इन्होंने अमाउंट जो था इसके अंदर रखा गया था। हमारी जैसे ही ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार बनी, हमने इस आंकड़े को एनहांस करते हुए 435 करोड़ का जो प्रावधान है, जो वर्तमान सरकार है उसके अंदर किया गया है। और ये जो एक्सपेंडिचर है, ये ठीक है, इसको मैं मानता हूं कि अनप्लैंड एक्सपेंडिचर है, लेकिन सारे के सारा व्यवस्था जो हमारी इस योजना में थोड़ा सा, इसके अन्य योजनाओं में भी थोड़ी सी डगमगाई है, वो आपदा की वजह से है। और केंद्र सरकार का इसके अंदर हमारे लिए कोई भी ऐसा योगदान नहीं है जो इस आपदा की घड़ी के अंदर जो हम लोगों की सहायता करने के लिए वो आगे आए हों। दूसरे कहता हूं कि जब पूर्व की भाजपा सरकार छोड़ के गई इस प्रदेश को, तो 75,000 से लेकर 76,000 करोड़ तक का जो बजटरी डेफिसिट था, जो प्रदेश के ऊपर जो घाटा था, वो जस के तस खड़ा हुआ था। और हमारे को, हमारी सरकार को उससे भी उभरना है। हमने लोगों की स्वास्थ्य की जो चिंता है वो भी बता। मैं हिमाचल प्रदेश, ये तो योजनाएं अभी आई, हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य था कि जहां पे आज से पहले, जहां पे 3 पैसे प्रति व्यक्ति जो था हिंदुस्तान के ऊपर खर्च किया जाता था, और कांग्रेस की सरकार में जब माननीय वीरभद्र सिंह जो यहाँ के मुख्यमंत्री थे, तो 19 पैसे प्रति व्यक्ति जो था
वो हिमाचल के लोगों के ऊपर, स्वास्थ्य सुविधाओं के ऊपर खर्च किया जाता था। ये जो मैं आंकड़ा आपको दे रहा हूं, ये आज से 20 साल, 15-20 साल पहले का है। उसके अगर बनिस्बत वो देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है अन्य अन्य प्रदेशों की तुलना में अगर हम उसका कंपैरिजन करें तो बहुत सुदृढ़ है। लेकिन आज का जो विषय है उसके अंदर जो व्यवस्था हमने करनी है वो अभी हो रही है, फाइल पेंडिंग पड़ी है, और जैसे ही उसके अंदर हमारे जो सचिव हैं वित्त के, और वहां से अप्रूवल आएगी तो डेफिनेटली ये सारा के सारा जितनी भी पेंडेंसी पड़ी है ये सारी क्लियर हो जाएगी और बहुत जल्द क्लियर हो जाएगी। तीसरा, मैं एक चीज और इसके अंदर आपके ऐड करना चाहूंगा। मैं आपको ध्यान करता हूं कि पिछले वर्ष मई और जून महीने के जो हमारे एम्प्लॉइज के या और जो लोग थे और जो इस योजना के अंदर जो कवर थे, उनका जो भुगतान था वो इस 31 मार्च को, मई जून का जो भुगतान था वो वर्तमान कांग्रेस की सरकार ने, ठाकुर सुखविंदर सिंह जी की सरकार ने अभी 31 मार्च को सारे के सारी जो पेंडेंसी थी वो क्लियर की है। हाँ, उसके बाद जैसे जैसे आपको पता है ये अनवांटेड जो अनड्यू जो कैलेमिटी इस प्रदेश के अंदर घटित हुई है, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, उससे बड़ा नुकसान हुआ है, उसकी वजह से सारी के सारी व्यवस्थाएं थोड़ी चरमराई हैं। मेरे को लगता है कि 1-2 महीने का समय लगेगा और इसके अंदर ये सारी की सारी जो चीजें थी वो यथास्थिति फिर से आ जाएंगी। सांख्यान जी, इसको आपदा से नहीं जोड़ा जा सकता क्योंकि ये भी एक किसी के इलाज से जुड़ा हुआ मसला है, और ये भुगतान जो है वो जब से आपकी सरकार सत्ता में आई है तब से पेंडिंग है। आपदा तो अभी 2 माह से आई है और 45 दिन के क्रेडिट का उनके साथ अनुबंध किया गया है। अभी एक एसोसिएशन बनी है कांगड़ा के अंदर, जितने सबसे ज्यादा हॉस्पिटल निजी कांगड़ा में है जो इसके साथ इन पैनल है, क्योंकि अब वो टाल रहे हैं। विवेक जी का ठीक कहना है कि जैसे कोई पेशेंट रेफर होके आता है उसको टालने की कोशिश की जाती, क्योंकि पैसे आने नहीं है, उनके पैसे लग जाने हैं, सर्जरी के लिए जो इक्विपमेंट लगने हैं, जो महंगी मेडिसिन लगनी है वो सारी लग जानी है। तो ये आपदा से नहीं जोड़ सकते हम इस चीज को, कहीं ना कहीं ये फेलियर है, क्योंकि इतनी पॉपुलर स्कीम को एकदम से हमने खत्म करने के कगार पे जा रहे हैं। और आने वाले समय में ये एक गरीब के लिए बहुत अच्छी योजना है, आपके मनरेगा दिहाड़ीदार के लिए बहुत अच्छी योजना है, लेकिन अब हम धीरे धीरे इस योजना को खत्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं। अधिकारी क्यों नहीं जागते? वित्त विभाग में अब फाइल गई है, पहले क्यों नहीं गई? 45 दिन का क्रेडिट रहता है। एक छोटे छोटे हॉस्पिटल का भी करोड़ों रुपया देनदारी सरकार के प्रति हो गई है। जी सांख्यान जी। देखिए, हमारी जो प्रदेश की वित्त व्यवस्था है वो पहले से ही 75,000 करोड़, मैंने पहले भी आपको आंकड़ा जो है मेंशन किया है, तो उसके वो देनदारी हमारी है। उसके बाद मैं आपको पहले इससे पहले भी मैंने बताया कि जो हमारे पुराने भुगतान थे वो 31 मार्च तक सरकार ने जो थे वो क्लियर किए हैं। हमारा जिस भी कंपनी के साथ जिस कंपनी की बिडिंग इस योजना के तहत हुई होगी, है ना, उसका भुगतान करना है तो डेफिनेटली पैसा जाएगा। उसके अंदर थोड़ा समय लग रहा है क्योंकि मैंने कहा कि 31 मार्च तक तो सारी की सारी चीजें क्लियर करी हैं सरकार ने। उसके बाद की जो चीजें बन के आई हैं तो उन चीजों को थोड़ा समय जरूर लग रहा है, और नेचुरली ये होता ही है। आप इसको बोलते हैं कि आप इसको आपदा से नहीं जोड़ सकते, अरे इसको आपदा से क्यों नहीं जोड़ सकते? आप देखिए कि जहां पे हमने लोगों को बचाना है, जिसकी घर चले गए हैं, उनको वहां पे स्वास्थ्य सुविधा भी देनी है, सरकार का पूरा पैराफिनेलिया, आपके रेवेन्यू स्टाफ से लेके आपका डॉक्टर के जितना भी अस्पताल का स्टाफ है, सारा के सारा आपदा के लिए लगा है। तो इसके अंदर थोड़ा सा डिले हुआ जरूर होगा, लेकिन इसको बंद करने की तो अभी तक कोई ऐसी योजना नहीं है। और ये एक ठीक है, इस योजना को जो है सरकार जैसे ही वहां से वित्त विभाग से इसकी मंजूरी आएगी तो ये डेफिनेटली ये सुचारू रूप से काम करेगी। इसमें ऐसा कोई नहीं है। मैं कह रहा हूं, बार बार से कह रहा हूं कि पुरानी सरकार के जो बिल थे वो अभी भुगतान हुआ है उनका, लेकिन अभी जो वर्तमान में है, और एक चीज और भी है, देख लीजिए पुरानी सरकार ने इसमें 297 करोड़ का बजट का प्रावधान किया था, हमारा 435 करोड़ का बजट का प्रावधान है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिले हो सकता है, और ये डिले जितना भी हुआ, आपका एक नीचे जो हमारी यूनिट है पटवारी से लेके पंचायत सचिव से लेके मुख्य सचिव तक, सारा के सारा पैराफिनेलिया जो है सरकार का, पूरी के पूरी लोअर लेवल, मिडिल लेवल और टॉप लेवल की जो ब्यूरोक्रेसी है वो सारा आपदा के उसमें लगा है। तो जैसे ही इसकी फाइल गई है, जैसे ही अप्रूवल आएगी तो ये सारे के सारा क्लियर हो जाएगा। सांख्यान जी, ना तो वित्त सचिव आपदा में लगे हैं और ना ही स्वास्थ्य सचिव लगे हैं, राजस्व सचिव लगे हैं, लोक निर्माण विभाग के सचिव लगे हैं, आईपीएच विभाग के लगे हैं, बिजली बोर्ड इसमें इन्वॉल्व है जो मेजर इस आपदा से जूझ रहा है।
लेकिन कहीं ना कहीं एक्सक्यूज किया जा रहा है मुझे लगता है, क्योंकि इससे परेशानी में पड़ेंगे लोग और आने वाले समय में आपके सरकार के खिलाफ ही सड़कों में उतरेंगे। चलिए, विवेक जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी विवेक जी। हमारे मित्र जब भी संवाद होता है किसी भी विषय के ऊपर, ये वित्तीय संकट पे चले जाते हैं कि प्रदेश वित्तीय संकट से गुजर रहा है। मैं ये जानना चाहता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय से कि आपको यहाँ नियुक्त नहीं किया गया, आप जनता का मैंडेट लेके आए थे और आपको ये बात पता होनी चाहिए थी कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति क्या है और हमने प्रदेश को कैसे चलाना है। और वर्तमान में अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अभी भी वित्तीय संकट में है, तो आप गवर्नर साहब के यहाँ क्यों नहीं चले जाते कि जब हम नहीं चला पा रहे हमें क्षमा करें। ये प्रश्न नहीं है। जब भी किसी जनहितैषी योजना के विषय पे हम बात करते हैं तो एक ही प्रश्न आता है कि वित्तीय संकट है। प्रश्न वित्तीय संकट का नहीं है, प्रश्न इनकी इच्छा शक्ति का है। वो इच्छा शक्ति इनके पास नहीं है और इलाज तो बाद में प्रारंभ होता है। मैं बताऊं, मरीज को डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन पे ही, जो एक्सरे कराना है या उसकी कोई ब्लड टेस्ट रिपोर्ट है या कुछ और है, उसी के ऊपर टर्न डाउन कर देते हैं कि आप कहीं और से करवा लीजिए फिर आ जाइए। ये व्यवहारिकता में मैं बता रहा हूँ। सांख्यान साहब शायद व्यवहारिकता में नहीं जुड़े होंगे, हम इस पेशे से परिचित हैं। डॉक्टर टोटली टर्न डाउन कर देते हैं जैसे ही उन्हें पता लगता है कि हिम केयर का कार्ड लेके आ गया है। ये अत्यंत चिंता का मामला है और हर व्यक्ति छोटे स्थान से, छोटे शहर से बड़े अस्पताल नहीं पहुंच पाता या जिला अस्पताल नहीं पहुंच पाता। उसे घर द्वार पर अगर स्वास्थ्य सेवा मुहैया करवाने की दृष्टि से इस योजना को प्रारंभ किया गया था और वो टर्न डाउन हो रही है। ये अत्यंत दुर्भाग्य। और ये इस आपदा, जो प्राकृतिक आपदा आई है, हम भी उसको समझते हैं, लेकिन ये आपदा उससे बड़ी है, इसे भी समझना चाहिए। ये मेरा निवेदन है। जी 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 सांख्यान जी बात करूं। जी जी। ये बोल रहे हैं कि ये आपदा उससे बड़ी है। तब थोड़ा सा लोगों की संवेदनाओं को जान ले भारतीय जनता पार्टी के लोग तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, रूटीन के अंदर जो चीजें आई हैं उनका इलाज होगा और होता रहा है और आगे भी होगा। बाकी जहां तक बात रही इच्छा शक्ति की, हमारी इच्छा शक्ति थी तो हम मुद्दे लेके आए। तो उन मुद्दों को जो है हिमाचल प्रदेश की जनता ने समझा और हिमाचल प्रदेश की जनता ने उसको मैंडेट दिया। आज एक चीज मेरे को बताइए, आपके यहाँ से 4 सांसद और मंत्री जो है केंद्र सरकार के अंदर बैठे हैं, अगर हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति की बात कर रहे हैं, 35 और 36 हजार करोड़ के ऊपर जो थे, राजा वीरभद्र सिंह जी से यहाँ पे इसके ऊपर जो था, जब कर्जा था इसके ऊपर तब था। उसके बाद देखिए कि कितना इस प्रदेश के अंदर विकास हुआ। जो हमारा जो 75 हजार करोड़ रुपया का जो बजटरी घाटा आज की डेट में दिख रहा है, तो आपकी जो केंद्र में सरकार बैठी है, अगर उसने आयुष्मान भारत योजना चलाई है, तो क्या उनको पता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार के अंदर जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम रिसोर्सेज से यहाँ पे इनकम जनरेट होती है। तो क्यों आपकी केंद्र की सरकार, क्या हम लोग क्या केंद्र को वोट नहीं करते हिमाचल प्रदेश के लोग? क्या वो लोग यहाँ के अंदर इस स्पेशल कोई ऐसा बजट का प्रावधान क्यों नहीं कर पाते? लेकिन जहां तक इस तरह की बात है, अगर आप मुद्दों को टिल्ट करेंगे तब तो आप कहीं पे भी इस चीज को, कहीं पे भी इसको स्ट्रेच कर सकते हैं मुद्दों को। लेकिन जो स्थिति यथा है, और वो यथा स्थिति को समझना होगा कि आपदा की स्थिति है। हमेशा यहाँ पे जो हमारा जो बजटरी घाटा है वो ऑलरेडी 75 हजार करोड़ रुपया हो चुका है। पिछली भाजपा की सरकार ने आज मैं आपको बता देता हूं, अगर यहाँ पे कांग्रेस की सरकार नहीं होती और भारतीय जनता पार्टी की थी, और यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी आके बैठ जाते कि जी हिमाचल के अंदर तो राष्ट्रीय आपदा आ गई, हिमाचल के अंदर ये हो गया। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर आप जो हमारे रूटीन के रोजमर्रा के जो मरीज है उसको आप इस आपदा से कंपेयर करेंगे, तो मुझे जो मानसिकता भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाई जा रही है, तो मुझे उस मानसिकता पे अफसोस होगा सर। चलिए, पहले मैं आस्था जी से ले लेता हूं। मैं विवेक जी आपके पास आता हूं। आस्था जी, स्टेट बजट से ये योजना शुरू की गई थी और इसका था एक फैमिली के 5 लोग को बीपीएल और इनको निःशुल्क थी, ठीक है। लेकिन कुछ वर्गों के लिए मनरेगा, आशा वर्कर, इनके लिए 365 रुपए रखे गए, 3 साल का कार्ड बनता था, और बाकियों के लिए 1000 रुपए में 3 साल का कार्ड बनता था। लेकिन अब निजी अस्पतालों ने हाथ पीछे खींचने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि उनके भुगतान लंबे समय से पेंडिंग है और सरकार भुगतान नहीं कर पा रही है। और हालांकि आपने सुना कि सांख्यान जी कह रहे हैं कि आपदा अभी 2 माह से आई है, लेकिन भुगतान बड़े पुराने लंबे हैं, 1.5 माह के क्रेडिट का प्रावधान है।
तो लोगों के लिए शुरू की गई ये योजना कहीं ना कहीं लड़खड़ाने लगी है। हो सकता है कि कांग्रेस की मंशा इसको बंद करके कोई नई योजना, इसका और भी उसमें संशोधन करके चलाने की मंशा भी रही हो। जी मास्टर जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो देखिए, ये लोग शायद इसको या तो समझ नहीं पा रहे हैं, और मुझे ऐसा भी लगता है कि कांग्रेस और भाजपा चाहे एक दूसरे पे दोषारोपण जैसा मर्जी करें, लेकिन ये जो हेल्थ केयर स्कीम है, ये सबसे इम्पोर्टेंट, और एक वो इसलिए भी है कि शायद एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी का एक इकोनॉमिक्स की जो डाटा है, वो अपने आप ये जी कहता है कि 8 से 9% लोग जो है ड्यू टू हेल्थ केयर जो एक्सपेंसेस है वो बिलो पॉवर्टी लाइन चले जाते हैं। इतना जी इंपॉर्टेंट चीज को ये लोग मिस कर रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि हमारे लोगों को ये धकेल रहे हैं गरीबी में, इस वजह से कि भाई आपके पास पैसा नहीं है। अगर पैसा जी नहीं है आपके पास तो ऑलरेडी 45 डेज का क्रेडिट, कोई थोड़ा क्रेडिट नहीं होता। आज जिसका इलाज 1 अप्रैल को हुआ है, आपको जाकर के 15 मई के बाद उस हॉस्पिटल की पेमेंट्स करनी है। अगर आपके जी एमएलए की 10 दिन के लिए, मैं कहता हूं, कोई एक्सपेंसेस, आप अपनी पेंशन छोड़ दीजिए ना, एमएलए को बोलिए अपने भत्ते कम करिए। ये फॉर्च्यूनर गाड़ियां आती कहां से हैं? अब राहत कोष के लिए आप रोना रो रहे हैं। वो तो पहले दिन से पता हो गया था कि भाजपा इसमें भी, अब जो है मोदी जी को हम लोग बार बार जो विनती कर रहे थे, अब इस विषय को इसके साथ तो बिल्कुल ही जोड़ा नहीं जा सकता। किसी का इलाज अगर बिल्कुल रुक रहा है राष्ट्रीय आपदा में, जिसने नहीं करना है, अगर एक बार मान लीजिए, अब इस बात के लिए भी तो तैयार रहना चाहिए कांग्रेस को। अगर मोदी जी को अपने दूसरे घर में नहीं तकलीफ दिख रही है तो आप छोड़ दीजिए, आपको अपने रिसोर्सेज तो खुद ढूंढने होंगे। अब हम, जिसका घर गया है उसमें टाइम लगेगा, बनाने में भी टाइम लगेगा, लेकिन जो व्यक्ति बीमार है उसका तो इलाज इमीडिएट करना चाहिए। और ये स्वास्थ्य सेवाओं की आप जहां तक बात कर रहे हो, आप हर दूसरे तीसरे दिन आईजीएमसी में आपकी सीटी स्कैन की मशीनें खराब हो जाती है, और हर तीसरे दिन एमआरआई की मशीन्स खराब हो जाती है। हर छोटी सी बीमारी के लिए रेफर 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 करके आप भेज देते हो कि पीजीआई जाइए, पीजीआई जाइए। कौन सी स्वास्थ्य सेवा में हमने झंडे गाड़ दिए? एक छोटा सा जुकाम लगाने की अगर मेरे को पर्ची भी निकालनी है, आईजीएमसी में 1.5 घंटा तो लाइन में रखना पड़ता है। वो सिस्टम तक तो आप बना नहीं पा रहे हो वहां पे कि ओपीडी में लोग जो खड़े हैं उनके धक्के तो कम हो। और आपको ये भी तो समझना पड़ेगा कि अगर हिमाचल जैसी स्थिति में, पिछले कल का एक डेटा है कि एनवायरमेंट की वजह से या पोल्यूशन की वजह से हमारी तो थोड़ी बहुत फिर भी स्थिति ठीक है, बाकी जगह पे क्या स्थिति होगी जहां पे बाकी स्टेट्स में पोल्यूशन, यूपी और दिल्ली उसमें सबसे आगे हैं। और इसको ऐसे भी आप देखना चाहिए कि क्या है ये चीजें, अगर हेल्थ इश्यूज आते हैं ज्यादा, कहां से आ रहे हैं? अब मेरे जैसा व्यक्ति तो इकोनॉमी के लिए अपने आप में ही खराब है। मैं नहीं पीता हूँ, बीड़ी मैं नहीं पीता हूँ, शराब वो नहीं पीता, तो वो नहीं आएगा तो ऐसा आदमी ना तो कभी शराब पिएगा, ना सरकार को रेवेन्यू गया, ना वो हेल्थ केयर में दवाइयां खाएगा, सरकार को कुछ नहीं मिलेगा। तो एक हेल्थ का जो इशू है वो इतना इंपॉर्टेंट है जितना एजुकेशन का है। आप प्रोविजन, आपको तो बजटरी प्रोविजन तो सबसे पहले इसी में होने चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में होने चाहिए। और ये तो मेजर कोई, मेजर यही है। और आप देखिए, आपके पास तो एक एडवांटेज है कि आप ऑफलोडिंग कर रहे हो अपने जो पेशेंट्स हैं सरकारी से लेकर प्राइवेट में भेजने के लिए, उन्होंने बीमा दिया है। मैं चाहे भाजपा के हम लोग खिलाफत हो सकते हैं, लेकिन ये भाजपा द्वारा लाई गई, इसमें खामियां हैं थोड़ी बहुत, लेकिन एक बहुत ही अच्छी पब्लिक के लिए एक पॉलिसी है, या हेल्थ केयर का जो ये है, इसमें आपको फ्लोटर पॉलिसी के बाद हम ये भी कह रहे हैं कि मेरा जैसा अगर व्यक्ति इसमें पॉलिसी फ्रेमिंग में आ जाए, तो हम ये कह रहे हैं कि बेस पॉलिसी पे जो फ्लोटर है 2+2 की या 2+3 की जो फैमिली है, उसका बीमा आप बेशक आप जो भी रख रहे हैं, आप इसके ऊपर जो टॉपअप जिसको हम लोग बोलते हैं उसका बीमा भी आप करवाइए। उससे क्या होता है कि जो आपका पहला पैसा होगा, जो 5 लाख तक का पैसा है, वो बेस पॉलिसी से यूज होगा, और बाकी का जो पैसा है, अगर मान लीजिए क्रिटिकल इलनेस उसको हो गई, मेजर इलनेस हो गई, वो परिवार 10 लाख के खर्चे में पड़ गया, तो वो टॉपअप का जो पॉलिसी है उसमें से बाकी का पैसा आएगा, जिसमें कि बहुत कम लोग जा पाते हैं। तो सरकार के पास पैसा भी आ जाएगा, खास करके उसको यूज वो कर पाएंगे 12 महीने तक, क्योंकि जो बिल है, ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, प्रोबेबिलिटी ऐसी तो है नहीं कि वो पहले दिन ही बीमार हो जाएगा। जिस आदमी ने 11 महीने आपके पास पैसा दिया है, 12वें महीने वो अगर वो आता है क्लेम करने या बीमार होता है, तो आपके पास तो यूटिलाइजेशन हो सकता है उस बीमा का।
और क्यों नहीं आप मार्च में ये स्कीम शुरू करते हैं कि हम लोग एक अप्रैल से लेकर के अगले 31 मार्च तक का हर साल भाई बीमा पहले ही ले लेंगे। ना ये पॉल अभी बंद भी है, कार्ड बंद भी नहीं रहे हैं जब से कांग्रेस सरकार आई है। तो विवेक जी, सवाल ये है कि इस खामियां भी हैं इस स्कीम को जब बनाया। मुझे याद है कि विपिन सिंह परमार स्वास्थ्य मंत्री थे, उनका ये विजन था कि यार आयुष्मान भारत में लोग छूट गए हैं, उनको कैसे कवर किया जाए। उन्होंने कैबिनेट में बात रखी और उसके बाद कैबिनेट में फैसला लिया गया कि हाँ, स्टेट प्लान से इसको शुरू करते हैं और सबको कवर करते हैं, और कवर हुए लोग। लेकिन इसमें जो दरें बहुत कम रखी गई हैं। उससे जो नवीनतम टेक्नोलॉजी से इलाज है या लेटेस्ट वो है, वो निजी हॉस्पिटल कर पा रहे हैं, ना सरकारी कर पा रहे हैं। वो एक खामी रही है इसमें। जी देखिए, योजना की इम्प्रोवाइजेशन करना, उसमें बेहतरी करना, ये हमेशा दरवाजे खुले रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो सरकार किसी की भी हो, वो उसको जनहितैषी मुद्दों पे अपने विचार और अपना दिमाग खुला रखना पड़ता है। लेकिन जब प्रश्न इस बात का आ जाए कि आप तथ्यों को भ्रमित करें, मैं दो विषय आपके सामने संक्षिप्त में रखना चाहता हूं। जब कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी हुआ तो इन्होंने कहा कि हम घर द्वार तक मोबाइल स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करा के देंगे। वो जो वैन्स हैं वो घर द्वार तक जाएंगी, मैनिफेस्टो का हिस्सा है, उसमें इन्होंने लिखा। बिल्कुल अभी बिल्कुल है। अगस्त के पहले हफ्ते में स्वास्थ्य मंत्री जी का एक बयान आया। उन्होंने कहा कि हमने कोई स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल जो है, ये है आदर्श स्वास्थ्य केंद्र, हम 68 खोलने जा रहे हैं पूरे प्रदेश में। इसमें जो 34 हैं वो इसी वर्ष खुल जाएंगे, ये आंकड़ा उन्होंने कहा। मैं कहता हूं कि अब 34 जो अस्पताल खोलने जा रहे हैं उसके लिए क्या बजट का प्रावधान किया है? अगर उसमें बजट का प्रावधान किया है तो पहले इसको निपटा लो भैया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोगों का इलाज नहीं हो रहा है। और जहां फिर आपका ये बार बार प्रश्न आता है, मैं कहता हूं स्वास्थ्य की आपदा प्राकृतिक आपदा से ज्यादा खतरनाक होती है। ये कोई नहीं पता कब किसको कहां पर क्या हो जाए। प्राकृतिक आपदा तो फिर भी दिखती है, स्वास्थ्य की आपदा तो केवल एक व्यक्ति के घर तक सीमित रह जाती है। हमें ये समझ नहीं आता कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में स्वास्थ्य सेवाएं हैं या नहीं है, और अगर हैं तो वो जनता में झलक क्यों नहीं रही, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और ये गलत बात है ये कहना कि जी केंद्र हमें सहयोग नहीं कर रहा, केंद्र ये नहीं कर रहा, केंद्र वो नहीं कर रहा। मैंडेट आप लेके आए हैं, केंद्र ने मैंडेट लेके, केंद्र ने थोड़ी आपको नियुक्त किया है यहाँ पे। आप जब मैंडेट लेने जा रहे थे उस समय तो आप कुछ भी बोलने को तैयार थे, हम स्वास्थ्य सेवाएं भी देंगे, हम ये भी देंगे, हम वो भी देंगे। अब आप कहते हैं कि केंद्र कुछ नहीं कर रहा। केंद्र ने नहीं मैनिफेस्टो बनाया आपका, वो आपने खुद बनाया था। और मजे की बात है विवेक जी, मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन जो आज के स्वास्थ्य मंत्री हैं कर्नल दधीराम शांडिल थे, कांग्रेस पार्टी के। और उसके बाद कहना कि आप नहीं दे रहे, हमारा सहयोग नहीं कर रहे। आपने अपना मैनिफेस्टो क्या माननीय प्रधानमंत्री से अप्रूव कराया था कि हम ये बोले जी जाके कि ना बोले? और बिल्कुल सांख्यान जी, वैसे भी मैनिफेस्टो जो होता है वो स्टेट बजट से ही पूरा करना पड़ता है, केंद्र की तरफ देखना नहीं पड़ता उसके लिए। जी सांख्यान जी, बात है ये फेडरल स्टेट है, और जो फेडरल स्टेट के अंदर जो है वो दोनों की साझी जिम्मेदारी बनता है। आप एक बताइए, रोम इज नॉट बिल्ट ओवरनाइट। देखिए जैसे जैसे है आज की देश, आज हमारे 8 महीने हमारी सरकार को बने हुए हैं, और जहां तक मैनिफेस्टो की और जो हमारी गारंटी प्रोग्राम की जो बातें हैं उनके ऊपर पूरी की पूरी योजनाएं चल रही हैं और वो तैयार की जा रही हैं, और धीरे धीरे उनको जो है एग्जीक्यूशन की तरफ हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनको लेके जा रहे हैं। अगर आप ये बोलें कि आज हमने मैनिफेस्टो बनाया और उसको जैसे ही हमारे को अगले दिन मैंडेट मिलता है और उसके अंदर हम उसको तय कर दें, तो ऐसा संभव नहीं हो पाता है। मैं तो ये बताता हूं कि केंद्र सरकार की ऐसी बहुत सी चीजें हैं, बहुत से ऐसे वायदे केंद्र सरकार ने किए, प्रोमिसेस ऐसे किए हैं जो आज तक नहीं पूरे हो गए। इनको 10 साल इनको पूरे हो रहे हैं, बिल्कुल, तो आज तक पूरे नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन जो फेडरल सिस्टम है, जो हमारा स्ट्रक्चर है, उसके अनुसार जो हमारे यहाँ से जो माननीय सांसद महोदय यहाँ से गए हैं, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? हाँ, मैं ठीक है कि हमारी जो फाइल है और ये सारी के सारी वित्त मंत्रालय के पास, वित्त विभाग के पास पेंडिंग पड़ी है, और आप ये कह रहे हैं कि इसको अब तक दोनों ही पार्टी, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि आम आदमी ये इसको जो है इसको आपदा के साथ नहीं जोड़ा जा सकता।
अरे भैया, ये भी आपदा है, ये भी आपदा एक तरह की, रोग हो जाना, गंभीर रोग हो जाना भी आपदा है। देखिए ये एक, बिल्कुल, देखिए जब योजनाओं को क्रियान्वयन करना होता है तो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस के तहत करना होता है। जब योजनाएं चलती हैं वो लंबे समय तक चलती हैं, तो ऐसी बहुत से आज आज आप अस्पतालों की बात कर रहे हैं, जितने भी हमारे हेल्थ इंस्टीट्यूशन हैं, आप पिछले आंकड़े उठा के देख लीजिए कि कांग्रेस की सरकारों ने कितने खोले और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने कितने खोले। आम आदमी पार्टी वालों को तो खैर उनके बारे में तो हम क्या कहें कि उनके बारे में वो भी वो कभी सत्ता में रहे नहीं। जी जी, चलिए, उनके बारे में कहना उचित नहीं होगा क्योंकि उनको सत्ता मिली नहीं और शायद ऐसी चांसेस भी नहीं है। लेकिन मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही कि आप डाटा देखिए कि स्वास्थ्य योजनाओं को लेके या हमारे जितने भी हेल्थ इंस्टीट्यूशन हिमाचल प्रदेश के अंदर खोले गए हैं, हमारे कितने पीएचसी खुले हैं, कितने सीएससी खुले हैं और कितने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और कितने हॉस्पिटल खुले हैं, और सांख्यान जी, सवाल हमारा सिर्फ इतना था कि इस योजना के लिए दिक्कत आ रही, लोग इलाज के लिए जा रहे हैं, उनको टाला जा रहा है। हमारा सवाल इतना था कि गवर्नमेंट पेंडेंसी क्लियर करे या अपना रुख स्पष्ट करे, इस योजना में बदलाव किया जाना है। बिल्कुल, 3 हफ्ते पहले, लेकिन बहुत लंबे समय बाद गई है। जी विवेक जी, आप क्या बोलना चाह रहे थे? जरा शॉर्ट में बोल दीजिए, समय हो गया है। 3 हफ्ते पहले गई है फाइल और उसके अंदर वो फाइल जैसे ही जी कोई बात नहीं, वो आ गई है बात। विवेक जी बोलिए आप। जो वित्त विभाग की फाइल के विषय में माननीय सांख्यान जी ने बात की है, मैं उनके ध्यान में ये ला दूं, 24 अगस्त 2023 को एक फाइनेंस डिपार्टमेंट से क्लियरेंस हुई है एक सलाहकार के लिए, जिसकी सैलरी 2,25,000 नियुक्त की गई है। जब आप अपने सलाहकारों की नियुक्तियों के लिए 2,25,000 की फाइल्स 2 दिन में क्लियर करवा सकते हैं, तो कृपया करके लोगों की पेंडेंसी भी क्लियर करवा दीजिए। जी बिल्कुल। आज हम चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं पे भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। वहीं जो हिमकेयर योजना है, ये एक गरीब की, एक आम आदमी की 5 लाख रुपए तक का वो इलाज साल में मुफ्त करवा सकता है, निःशुल्क, कैशलेस। चाहे निजी हॉस्पिटल हैं जो इन पैनल है, चाहे सरकारी अस्पताल हैं, उनके भुगतान रुके हुए हैं। और अब निजी अस्पताल प्रबंधकों ने निर्णय ले लिया है कि वो अब इसको इलाज नहीं करेंगे कैशलेस, वो पेमेंट पे इलाज करेंगे। तो लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो दे पाए। इस योजना को आगे लागू रखना है कि नहीं रखना है, या इसमें कुछ चेंजेस किए जाने हैं, संशोधन किए जाने हैं, तो सरकार का रुख अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन लोग परेशानी में फंस रहे हैं। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा कर रहे थे। आज हमारे साथ आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं।